दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करें उससे पहले प्लीज़ नीचे जाकर बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सही समय पर मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू टाइम मिले और हमारा वीडियो गूगल सर्च पर ऊपर आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। समीर बचपन से ही मेहनती और तेज दिमाग का लड़का है, जिसने अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखा है। इसलिए बचपन में ही वो ठान लेता है कि उसे तो बस कमाना और कमाना है, ताकि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वो खुशी दे सके जो जवानी में उन्हें नसीब नहीं हुई। समीर मन लगाकर पढ़ता है और एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। एक दिन समीर अपनी माँ अंजू से कहता है, माँ, तुम्हें अब छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जब जो चाहिए वो ले लेना। मेरा बेटा कमाने लगा है, इसका ये मतलब है कि मैं पैसे उड़ाने लगूं? हैं? अरे बेटा, अभी तो पैसे जोड़ने हैं ताकि बहू आए और उसके लिए सब कुछ हो। जो मैंने दुख देखा वो उसे देखने को ना मिले कभी। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत मन लगाकर नौकरी करूंगा ताकि हर साल मेरी सैलरी बढ़ती जाए। तुम अपना मन नहीं मारोगी बस। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। इतने बुरे वक्त में भी तुम्हारे पापा को बस मेरी ही चिंता लगी रहती थी। आखिर बेटा किसका है? समीर दिन भर अपने काम में लगा रहता। कोई भी तीज त्योहार से उसे कोई मतलब नहीं रहता। वो तो बस काम काम और काम में लगा रहता। दिन बीतने लगते हैं। अंजू और श्रीकांत देखते हैं कि समीर दिन भर बिजी रहता है। खुद के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता। तभी एक पड़ोसन उनसे कहती है, क्या बात है अंजू भाभी, बेटे की शादी की मिठाई कब खिला रही हो? अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है, अपना घर भी खरीद ली हो, गाड़ी घोड़े सब है। अब तो घर में बहू ले आओ। अब तो तुम्हारे घर कोई भी बाप अपनी बेटी देने में सोचेगा नहीं। लेकिन जो भी कहो, समीर हमारा है बहुत होशियार। हाँ वो तो है, तुम दोनों ठीक ही कह रही हो। अब समीर की शादी का वक्त आ गया है, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिलना इस जमाने में सुई में धागे पिरोने के बराबर है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया है। हमारे समीर के लिए भी कोई लड़की होगी ही। हाँ भाई साहब, मेरी अगर बेटी होती तो मैं समीर की शादी उससे ही करवा देती। मुझे तो समीर बेटा बहुत पसंद है। श्रीकांत और अंजू उसी रात समीर से उसकी शादी की बात करते हैं। बेटा, आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है। मैं सोच रहा था कि तेरे लिए कोई लड़की देखने से पहले तुझसे पूछ लूँ। आजकल सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तूने भी कोई पसंद कर रखी हो तो बता दे, तेरी शादी उसी से करवा देंगे। हम उस माँ बाप की तरह नहीं है जो अपने बच्चों की खुशियों के बीच में आए। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती तो लड़की को वक्त कहाँ से दे पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, खुद के लिए तो तुझे वक्त निकालना ही होगा। देखिए माँ, मुझे अभी शादी के लफड़े में नहीं पड़ना, वरना मैं इन्हीं सब में फंस कर रह जाऊंगा। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। बेटा, शादी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सही वक्त पर शादी होना भी ज़रूरी है। यह भी इतना ही ज़रूरी है जितना कमाना है। हम तेरे लिए लड़की देखते हैं। लड़की आने से तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। ठीक है पापा, आप दोनों को जो सही लगे। दिन बीतने लगते हैं। श्रीकांत और अंजू समीर के लिए अच्छी लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी पलक के पिता अनुपम को इस बात की खबर लगती है और वो समीर का नाम सुनकर श्रीकांत के घर पलक का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। समीर का नाम मैंने बहुत सुना है। बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मेरी बेटी भी होनहार है, मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कीजिए, पलक की तस्वीर हमें दे दीजिए और बायोडेटा भी। हम घर में बात करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा, जहाँ तक हो हाँ ही रखिएगा। श्रीकांत और अंजू को लड़की तस्वीर से ही पसंद आ जाती है और अंजू पलक की तस्वीर समीर के तकिए के नीचे रख देती है। समीर रात को पलक की तस्वीर देखता है और वो उसे एक नज़र में ही पसंद आ जाती है। अंजू और श्रीकांत समीर के दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। बेटे को मुस्कुराता देख श्रीकांत कहता है, मुंह मीठा करवाओ श्रीकांत की माँ, बेटे को लड़की भा गई है। अगले दिन श्रीकांत और अंजू अनुपम के घर जाते हैं और पलक को सामने देखकर श्रीकांत और अंजू दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। पलक शादी के लिए हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसे समीर जरा भी पसंद नहीं आता। फिर वो मन ही मन सोचती है, शादी कर लेती हूँ, पैसे वाला लड़का कहाँ मिलेगा, पैसे इसके खर्च करूंगी और चक्कर किसी और के साथ रखूंगी।
पलक और समीर की शादी हो जाती है। पलक समीर के घर आ जाती है। उधर अनुपम बेटी की शादी करके निश्चिंत हो जाता है और यहाँ पलक के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। श्रीकांत और अंजू बहू के आने से खुश हो जाते हैं। अंजू पलक से कहती है, बहू, तेरे घर में आने से हमारा घर पूरा हो गया है। अब तो इस घर को अपना कर मेरे बेटे को कृतज्ञ कर। जी मम्मी जी। अंजू पलक को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखती है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालती। समीर को पलक से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। शादी के अगले दिन पलक को उठने में देरी हो जाती है तो समीर उठकर अपना काम करने लगता है। जब 10 बज जाते हैं तो समीर अंजू के बालों में हाथ डालकर उसे उठाते हुए कहता है, जानू, अभी और सुना है क्या? कितने बज रहे? 10। 10? हे भगवान, मैं कितनी देर से सोई रही, पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? कैसे उठाता? फिर मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को कैसे मिलता? पलक झट से बेड से उठकर नहाकर अंजू और श्रीकांत के पैर छूती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन मैं अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, नाश्ता मैंने बना लिया है। तू और समीर बस नाश्ता कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी। पलक अपना और समीर का नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती है और साथ में दोनों खाते हैं। तभी खाते खाते समीर कहता है, देखो, मेरे पास ना ज़्यादा वक्त नहीं होता पलक, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी की कोई भी कमी मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। मुझे पता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप बस अपने काम पर ध्यान दो। मैंने अभी ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले रखी है, तुम पैकिंग कर लो, हम लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं। पलक खुशी से बेड पर उछलती हुए कहती है, वाह, मजा ही आ जाएगा तब तो। मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी होगी, लेकिन मैंने शादी में कुछ वेस्टर्न लिया ही नहीं। तो इंतजार किसका है, चलो चलते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। पलक को एक रानी की तरह ट्रीटमेंट मिलती है समीर के घर में। कोई भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना या रोक टोक नहीं करता। पलक और समीर को एक साथ बाजार जाते देख अंजू भी खुश होती है। अपनी बेटी का घर बस जाए और क्या चाहिए हमें। समीर दिन भर काम में डूबा रहता है और उसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। पलक के आने से कम उसके चेहरे पर रौनक तो लौट आई। सही कहा समीर की माँ। शॉपिंग करके दोनों घर आते हैं, फिर रात की फ्लाइट से घूमने निकल जाते हैं। 10 दिन पलक बहुत एंजॉय करती है। पलक को बस घूमने फिरने और लुटाने से मतलब है। लेकिन समीर भावनाओं से पलक से जुड़ जाता है। पलक, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलना। मैंने कभी किसी लड़की को घुमाया फिराया नहीं है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। तुम खुद ही बोल देना, नहीं तो ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो भी चाहिए तुम इससे ले लेना। वैसे तुम्हारे सारे पैसों पर मेरा ही हक बनता है जनाब। हाँ बिल्कुल। घूम फिर कर दोनों वापस घर आते हैं। समीर फिर से अपने काम में लग जाता है। पलक को तो घूमने फिरने की आदत होती है। एक हफ्ते बाद पलक समीर से कहती है, समीर, मुझे मूवी जाना है, तुम घर जल्दी आ जाओ। जानू, अभी तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तुम अकेली चली जाओ या फिर अपनी किसी सहेली के साथ चली जाओ। ऐसा नहीं होता है, अभी इस वक्त तो सब अपने पतियों के साथ रहेंगे, वो थोड़ी ना मेरे साथ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आ रहे हो बस। जानू, बात को समझो, मैं नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक एम्प्लॉय को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चले जाओ। ठीक है। पलक तैयार होने लगती है। हे भगवान, एम्प्लॉय तो स्मार्ट सा भेजना, मेरे पति की तरह कोई लुक्खा सा ना हो। उधर समीर अपने एक एम्प्लॉय विवेक से कहता है, विवेक, ये ले मेरे कार की चाबी और अपनी भाभी को लेकर जा मूवी। जी सर। विवेक डरता डरता पलक को उसके घर से पिक करता है। भाभी, आप पीछे बैठ जाओ, मैंने मूवी की टिकट ले ली है। पलक गंदी नजरों से पहले तो ऊपर से नीचे तक विवेक को घूरती है, फिर कहती है, पहली बात तो मुझे भाभी मत कहो, और दूसरी बात मैं आगे ही बैठूंगी, मुझे बैक सीट नहीं पसंद। ठीक है मैडम। विवेक डरा सा खुद को अपने में समेट लेता है। अगर कुछ हुआ तो मेरी तो नौकरी गई। ये भाभी तो बहुत रंगीली लग रही है। बच के विवेक, कहीं तेरी इज्जत ना चली जाए। इतने में ही गाड़ी चलाते हुए पलक स्टीयरिंग पे विवेक के हाथ पर हाथ रख देती है। हैंडसम, थोड़ा आराम से चलाओ, कोई हड़बड़ नहीं है। तुम्हारे होते मूवी देखने का मजा ही क्या आएगा। मैडम, आप बहुत मजाकिया हैं। अच्छा जी। एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो।
तुम मेरी खुलकर तारीफ कर दोगी तो मैं तुम्हारे सर से नहीं बोलूंगी। तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो ना कि मुझ जैसी सुंदर हॉट लड़की तुम्हारे सर को कैसे मिल गई? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। अरे बाबा इतना डरो मत, मैं तुम्हारे बॉस की तरह नहीं हूँ। उन्हें किसी भी बात की कोई खबर नहीं होने दूंगी। पलक मूवी ना जाकर एक सुनसान रास्ते में गाड़ी रुकवा देती है। क्या कुछ वक्त हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं? तुम्हारे बॉस के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। पलक अपना दुख विवेक को सुनाती है और फिर विवेक भी पलक की बातों से बहक जाता है और दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। पलक तुम तो बहुत हॉट हो, मेरे बॉस तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। उसके बाद विवेक पलक को उसके घर छोड़ने जाता है जहां पहले से ही समीर था। समीर को देखकर विवेक के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन पलक उसका हाथ पीछे से दबाते हुए कहती है, घबराओ मत, नहीं तो इससे शक हो जाएगा। तुम चिल करो, मैं हूं ना। अरे विवेक बहुत देर हो गई। तभी पलक समीर के कंधे पे हाथ रखकर कहती है, ओ जानो कितना ट्रैफिक है, मैं तो ट्रैफिक से बहुत थक गई हूँ। चलो ना कमरे में चलते हैं। हाँ चलते हैं, विवेक कल मिलते हैं। विवेक वहां से चला जाता है। अगले दिन पलक फिर शाम को समीर को कॉल करके कहती है, समीर मुझे मार्केट जाना है। मार्केट? और अभी? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं जानू। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, वरना मैं खुद ही चली जाती। एक काम करो ना, कल जो वो तुम्हारा स्टाफ आया था ना, उसे ही भेज दो, उसके साथ ही चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। एक काम करता हूँ, उसे तुम्हारे काम के लिए ही छोड़ देता हूँ। उसका नंबर भेज देता हूँ मैं तुम्हें। जब कहीं आने जाने की जरूरत हो तो तुम उसे ही बुला लेना। पलक खुश होकर मन में सोचती है, यही तो चाहती थी मैं, सोने पे सुहागा हो गया, और क्या चाहिए। मायूस होकर पलक विवेक से कहती है, ठीक है, जब तुम नहीं आओगे तो मैं इसे बुला लूंगी, कम से कम काम तो हो। हाँ अब सब तुम्हारे ऊपर है। पलक विवेक को फोन करके कहती है, रास्ता क्लियर है, आ जाओ। अब तो तुम्हारे बॉस ने मुझे लाइसेंस भी दे दिया। पलक अब रोज विवेक को कोई ना कोई काम का बहाना करके बुला लेती और आधे से ज्यादा दिन उसके साथ ही बिताती। अंजू को एक दिन विवेक और पलक पर शक होने लगता है। वो श्रीकांत से कहती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। विवेक रोज घर आने लगा है और पलक दिन भर उसके साथ घूमती रहती है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे तुम भी ना क्या सोचती रहती हो, कोई गड़बड़ क्यों होगी? समीर ने कौन सा कोई कमी कर रखी है बहू के लिए, इतना मत सोचो। दिन बीतने लगते हैं। पलक अब तो घर में एक तिनका तक नहीं उठाती। अब तो अंजू के सिर से पानी पार हो जाता है और वो एक दिन जब पलक घर पर नहीं होती तो समीर को सारी बात बताती है। बेटा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। माँ मुझे पलक पर पूरा भरोसा है, वो बस मैं उसे वक्त नहीं दे पाता हूँ ना, तो बेचारी थोड़ा मायूस होकर इधर उधर चली जाती है। बेटा तू समझ नहीं रहा है, बात यहाँ कुछ और है। वो विवेक के साथ कुछ अलग तरह से बात करती है, जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गाड़ी में वो उसके हाथों पर हाथ रखकर बैठी थी। वो तुझे धोखा दे रही है। अपने पापा की तरह तू भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है ना? ऐसा मत कर बेटा, बहुत देर हो जाएगी वरना। समीर वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन माँ की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। रात को समीर पलक से कहता है, पलक मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, एक काम करो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम पर फोकस करो। मेरा काम तो वो विवेक कर ही देता है, काम से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। थैंक यू पलक, तुम समझते हो इन सबको। पलक रात को समीर को सुलाकर हॉल में आकर विवेक से बातें करने लगती है और अंजू सुन लेती है। विवेक क्या बताओ, वो समीर ना एकदम गधा सा है, कुछ समझ में ही नहीं आता उसे कि हम दोनों उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बॉस को कम मत समझो, वो बहुत तेज है, बस उनकी नजर अभी तक तुम पर पड़ी नहीं है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारे बॉस मेरा। कल शाम को कहीं चला जाए क्या? डिज्नीलैंड खुला है, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो कल शाम को मिलते हैं। लव यू जानू। सर वो मुझे मैडम ने बुलाया है, क्या मैं जा सकता हूँ अभी? हाँ हाँ जाओ, घर जल्दी ड्रॉप कर देना अपनी भाभी को, वेदर बहुत खराब है आज। ओके सर। विवेक जैसे ही ऑफिस से निकलता है वैसे ही समीर उसका पीछा करने लगता है और पलक और विवेक को साथ में देख लेता है। तुम मेरा विश्वास मत तोड़ना पलक, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो,
आज कुछ गलत ना करके तुम माँ की बातों को गलत साबित कर दो प्लीज। इतने में वो देखता है कि विवेक और पलक एक दूसरे के गले लगकर बातें कर रहे हैं। पलक, तुम बॉस को तलाक दे दो ना, फिर हम शादी कर लेंगे। तलाक? मैं समीर को तलाक कभी नहीं दूंगी। उसे तलाक दे दूंगी तो ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा? इतना जो हम दोनों खर्च करते हैं वो कहाँ से आएंगे पैसे? जैसा चल रहा है चलने दो। तुम किसी और से शादी कर लो, फिर तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। ग्रेट आइडिया। बॉस, ऑफिस में आप मुझ पर रौब झाड़ते हैं और मैंने उनकी बीवी झाड़ ली। समीर को धक्का लग जाता है। वो दूर जाकर उसी वक्त पलक को कॉल करके कहता है, जानू, कहाँ हो तुम दोनों? मैं सोच रहा हूँ मेरा काम हो गया है तो तुम्हें लेने आ जाऊं। हाँ नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं आ ही रही हूँ। हम ना यहाँ सब्जी मंडी में, इतनी भीड़ में तुम क्या करोगे, मत आओ। हाँ। समीर पलक के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। समीर को देखकर विवेक की हालत खराब हो जाती है तो पलक के तोते उड़ जाते हैं। समीर पलक को एक थप्पड़ मारता है। कल कोर्ट में मिलना, तलाक लेकर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। और विवेक, तुम तो गए। सच कहता है, तुम जैसी लड़कियों को ज्यादा छूट देना सही नहीं रहता। समीर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं विवेक जैसे आदमी को अपने साथ खड़ा तक नहीं होने दूं। चुप, बंद करो अपनी एक्टिंग और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। समीर अंजू और श्रीकांत के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। माँ, तुम सच कह रही थी। इस दुनिया में एक माँ ही है जो अपने बच्चों का भला सोचती है। माँ, मुझे अब किसी भी लड़की के साथ नहीं रहना। मैं अब तुम्हारे और पापा के साथ रहना चाहता हूँ।